नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कल से आप एक खबर पढ़ रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर ईंटा फेंक के मारा किसी ने। उनकी कार में उनके शीशे पे जरा बच गए खुपड़िया फूट जाती, ऐसा आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने कहा है। ये खबर आने के बाद प्रवेश वर्मा की सफाई आ गई। और सफाई ये नहीं कि पत्थर किसी ने नहीं मारा है, बल्कि ये कि अरविंद केजरीवाल ने हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर कार चढ़ा दी, एक कार्यकर्ता की टांग टूट गई। यानी एक अजीब सा बज़ पैदा करने की कोशिश। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बयान आया जिसमें कहा गया कि ये जो इलाका है नई दिल्ली विधानसभा, जिसमें गोल मार्केट वगैरह बहुत सारे सरकारी क्वार्टर्स हैं, उस इलाके में ज़्यादातर सरकारी कर्मचारी रहते हैं या फिर झुग्गी बस्तियां हैं जो भी अब काफ़ी कम हो गई हैं। तो ये पढ़े लिखे लोगों का इलाका, यहाँ पर आप ये ईंटे वीटे फेंक के कुछ हासिल नहीं कर लोगे। उसी इलाके में एक छोटी सी वाल्मीकि बस्ती है, लेकिन वाल्मीकि बस्ती का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ महात्मा गांधी भी कभी जाया करते थे। मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत भी वहीं से की थी, और जब भी वाल्मीकि जयंती होती है तो बड़े नेता वहाँ ज़रूर जाते हैं। तो वहाँ पर जाकर जूते बांट रहे थे प्रवेश वर्मा, जो कि पूर्व सांसद हैं बीजेपी के। ये आपने सब जगह पढ़ लिया होगा, लेकिन हम कई बार एक खांचे में सोचते हैं, उससे बाहर नहीं सोचते हैं। प्रवेश वर्मा ऐसा क्यों करेंगे? प्रवेश वर्मा ऐसा क्यों कर रहे हैं और इस बात को एक्सेप्ट भी क्यों कर रहे हैं? जूते बांटते हैं लेकिन स्वीकार कर लेते हैं। आरोप लगता है सोने की चेन बांट रहे हैं, स्वीकार कर लेते हैं। उनके ऊपर नोट बांटने का आरोप लगता है, उसका भी वो खंडन नहीं करते। लेकिन जो गोदी मीडिया है, बीजेपी का गोदी मीडिया, उसके सारे चैनल पहुंच जाते हैं प्रवेश वर्मा के उस सरकारी घर पे जिसमें रहने का उनको अभी तक देखा जाए तो कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो सांसद नहीं रहे हैं और अब उनको ये खाली कर देना चाहिए था। राहुल गांधी का तो कुछ ही दिन में करा दिया था। तो वहाँ पर गोदी मीडिया पहुँच जाता है और वहाँ पर नोट बांटे जाते हैं। यानी फिर जनता को एक संदेश जा रहा है कि प्रवेश वर्मा नोट बांट रहे हैं और उस सरकारी घर से बांट रहे हैं जिसमें उनको नहीं रहना चाहिए था। ये सब क्या बचकानी गलतियां हैं? क्या ये प्रवेश वर्मा बचकानी गलतियां कर रहे हैं? दूसरी तरफ एक और व्यक्ति हैं, उनका नाम है रमेश बिधूड़ी। उनके मुंह से कुछ निकलता है, कभी भी किसी को कुछ भी बोल देते हैं, किसी को कटवा बोल देते हैं, किसी को भड़वा बोल देते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं संसद में खड़े होकर। और इस बार भी उन्होंने आतिशी के लिए बोल दिया, बाप बदल लिया, अरविंद केजरीवाल के लिए भी बोल दिया। कुछ बयान दे रहे हैं और उससे मुकर भी नहीं रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर से, उस संस्कारी संघ संस्कारित पार्टी के अंदर से ये विचारों का उफान क्यों आ रहा है? क्योंकि ये प्रवेश वर्मा जो है तो बचपन से देखते आ रहे हैं। इनके पिताजी तो आरएसएस के स्वयंसेवक थे, हाफ पैंट पहन के भी चलते थे कभी कभी। तो क्यों हो रहा है ये? जो क्यों है ना, अगर आप सोचने समझने वाले आदमी हैं तो ये क्यों आपको बार बार परेशान करेगा, आपको बार बार ध्यान दिलाएगा। भाई, एक आदमी जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है, वो आदमी ऐसी बचकानी काम क्यों करेगा? लेकिन इसका एक उल्टा भी मतलब है। जो आदमी सांसद रहा हो दिल्ली से और फायर ब्रांड सांसद हो, जो आदमी शाहीन बाग के खिलाफ विवादास्पद भाषण दे चुका हो, भड़काऊ भाषण, जिसका जलवा हो, खानदानी नेता हो बाहरी दिल्ली का, जिसके पिता भी मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के, बाहरी दिल्ली से सांसद, मंत्री, इतने अच्छे बैकग्राउंड का, इतना पावरफुल आदमी, और दिल्ली जैसे राज्य की एक विधानसभा की सीट के लिए ये सब करेगा? या वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसको दिल्ली जैसे राज्य की विधानसभा की एक छोटी सी सीट पकड़ा दी गई है, जिसकी की पावर एक नगर पालिका के पार्षद से भी कम है। समान रूप से आप रमेश बिधूड़ी के पास चले जाएं। रमेश बिधूड़ी एक फायर ब्रांड सांसद रहे हैं, कई बार चुनाव जीत चुके हैं और उनका अपने इलाके में जलवा है। उनका टिकट काट दिया गया। इन दोनों लोगों को लोकसभा में टिकट नहीं दिया मोदी जी ने,
और उसके बाद उनको ये जो नगर निगम टाइप की छोटी सी विधानसभा की सीट है ये दे दी है। अब ये मध्य प्रदेश की विधायक की सीट भी होती तो भी कैलाश विजयवर्गीय की तरह समझौता कर लेते, भाई एमएलए का जलवा तो रहेगा। यहाँ तो हालत ये है कि बहुत सारे ऐसे मामले हुए हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के मंत्रियों तक को थानेदार ने नहीं पूछा। राघव चड्ढा का प्रसिद्ध मामला, उनके पिताजी से जुड़ा हुआ एक मामला था, दिल्ली पुलिस ने उनकी मदद ही नहीं की। उनके साथ कुछ क्राइम हुआ था और उस क्राइम को में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, सपोर्ट ही नहीं किया। तो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री की हैसियत यह है कि वहाँ का एक बाबू की उसकी फाइल लौटा देता है। आम आदमी पार्टी की ये जो सरकार है, दिल्ली की सरकार, इसकी सारी पावर केंद्र सरकार ने छीन ली है। केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट गए कि भाई ये पावर तो हमको नहीं चाहिए, हम राज्य हैं, हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पक्ष में फैसला दिया। चंद्रचूड़ साहब थे, बाद में एक लाइन और लिख दी, सरकार चाहे तो कानून बना के बदल दे। केंद्र सरकार ने पहले अध्यादेश लाई, उस अध्यादेश लाने के खिलाफ केजरीवाल ने मुकदमा जीता और उस मुकदमे के फैसले में सरकार को अध्यादेश लाने का अधिकार नहीं था। ये लिखते हुए भी ये कह दिया कि दोबारा से आप अध्यादेश लाके इनकी पावर छीन सकते हो। तो एक ऐसे समझिए कि एक आदमी पूरे इलाके का राजा हो और उसको उस इलाके में कह दिया जाए कि भाई आज से तुम जो है यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड हो। इन दोनों लोगों के मामले में यही स्थिति है, प्रवेश वर्मा के मामले में भी और विधूड़ी के मामले में भी। दोनों जिस शहर में सांसद रहे हों और जलवे वाले सांसद रहे हों, उनको उठा के कहा तुम विधायक बन जाओ। और विधायक भी ऐसा जिसकी पावर दिल्ली के राज्य में सारी पावर ही एलजी के पास में है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी उनके पास में है। अगर मंत्री का आदेश ना माने कोई बाबू, तब भी वो उसका कुछ नहीं कर सकता। ज़्यादातर फाइलें और जो विधानसभा है उसमें भी बिल आने से पहले विधानसभा में एक जो एलजी है केंद्र सरकार का प्रतिनिधि, उसकी अनुमति से आएगा तभी वो बिल पास होगा। तो इस कमज़ोर विधानसभा में रहकर कोई भी आदमी क्यों चुनाव लड़ना चाहेगा। लेकिन ये मोदी युग है। इस युग में जिस पे मोदी जी की कृपा हो जाए, वो 12वीं फेल होते हुए भी देश का शिक्षा का सबसे बड़ा मंत्री बन सकता है, मानव संसाधन विकास मंत्री। विवाद हमारे सामने था, कहीं से उठा के, जिसका कोई एकेडमिक बैकग्राउंड ही नहीं था, पढ़ने लिखने से जिसका कोई लेना देना ही नहीं था, उस आदमी को शिक्षा मंत्री बना दिया था। तो ऐसे ही राजा से रंक बना देते हैं तो रंक से राजा रंक से राजा बना देते हैं तो राजा से रंक भी मोदी जी बनाना जानते हैं। और इस समय जो बना दें वो लोगों को स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन हर आदमी के अंदर थोड़ी गैरत तो होती है। जो रमेश विधूड़ी इतनी जहरीली जुबान से बोलता है, जो 2 मिनट में खड़े होकर किसी की भी ठुकाई पिटाई करवा सकता है, वो रमेश विधूड़ी विवादास्पद बयान क्यों दे रहा है? जो प्रवेश वर्मा दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र का आंखों का तारा है, जिसके बाप मुख्यमंत्री रहे हों, वो आदमी ऐसे उल्टे सीधे काम क्यों कर रहा है? एक और व्यक्ति हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, देश के स्वास्थ्य मंत्री रहे कोविड काल में, और अचानक मोदी जी गुजरात से किसी को उठा लाए, फार्मा लॉबी से डील करने वाले को, उसको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया, मनसुख मंडाविया को। हर्षवर्धन को कोने में फेंक दिया। तो भाई ये जो 3 लोग हैं, ये तीनों लोग क्या करेंगे आप बताइए? आपके दिल में लगी हो, आपकी घनघोर बेइज्जती हुई हो, किस मुंह से ये अपने लोगों को मुंह दिखाते होंगे कि हम सांसद नहीं रहे जी, हमारा टिकट काट दिया मोदी जी ने। क्यों काट दिया? जो रिजेक्शन होता है ना, वो सबसे ज़्यादा अपमानजनक होता है। इनको रिजेक्ट किया गया है। तो आज की स्थिति में ये लोग अगर इस तरह से खुद ही पकड़े जा रहे हैं नोट बांधते हुए, खुद ही ऊट पटांग बयान दे रहे हैं, शाहीनबाग की सड़क ऐसे बना दी वैसे बना दी, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये लोग ये सब कहीं ना कहीं इसलिए कर रहे हैं कि इनको दिल्ली विधानसभा का विधायक ना बनना पड़े? ये सब इसलिए कर रहे हैं कि अपने विधायक बनने से ज़्यादा इनको लगता है कि इस चुनाव में केजरीवाल ही जीत जाए तो अच्छा है, क्योंकि
हम जीत के करेंगे क्या? ये तो तय है कि सरकार तो केजरीवाल की ही बननी है, तो सबको पता है। अब ये 2-4 दिन में ये जो कौतुक हुए, इसके आधार पर हमारे बहुत सारे विश्लेषक राहुल गांधी की एंट्री होते ही कहने लगे अब तो केजरीवाल के लिए मुश्किल हो गया, मुश्किल हो गया, मुश्किल हो गया। भाई क्या मुश्किल हो गया? मैं राहुल गांधी का जो काम करने का तरीका है, हालांकि पिछले 4-5 सालों में, उसका बहुत तगड़ा प्रशंसक हूं। राहुल गांधी ने जो ट्रैक पकड़ा है वो उनको प्रधानमंत्री के पद तक ले जाएगा, ये मैं मानता हूं। मैं ये भी मानता हूं कि राहुल गांधी ने पहली बार गुजरात के चुनाव में जो उन्होंने दुनिया भर का सॉफ्ट हिंदुत्व वगैरह वगैरह जनेऊ वनेऊ किया था, उसके बाद से उनको समझ में आ गया कि कांग्रेस की जो कोर आइडियोलॉजी है उसी पे चल के उद्धार होगा। दलितों, मुसलमानों और जो अल्पसंख्यकों, बाकी लोगों के बारे में सोचो, पिछड़ों के बारे में सोचो, और सिर्फ सोचो ही नहीं, ईमानदारी से काम करो। वरना धर्मस्थल विधेयक के ऊपर जो इतना विवादास्पद विधेयक है कि और मस्जिदों का सर्वे नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, हिंदुओं की नाराजगी होने का खतरा है जिस विधेयक में, उसको चुनौती देने कांग्रेस पार्टी अगर कोर्ट में पहुंच जाती है तो ये उसका कमिटमेंट है कि उसने एक नए सिरे से एक मजबूत राजनीति शुरू की है। राहुल गांधी कारपेंटर के पास जाता है, मोटर मैकेनिक के पास जाता है, और एम्स में इलाज कराने आए सड़क पे सो रहे लोगों के पास भी जाता है, तो वो अपने पुराने गरीब वोटरों को बता रहा होता है कि कांग्रेस पार्टी तुमसे दूर हो गई थी नरसिंह राव के चक्कर में, कांग्रेस पार्टी तुमसे दूर हो गई थी दूसरे लोगों के चक्कर में, चुनावी राजनीति के चक्कर में और अहमद पटेल की सलाह के चक्कर में। आज वो कांग्रेस पार्टी फिर से तुम्हारी पार्टी तुम्हारे पास आ रही है। ये मजबूती राहुल गांधी में है, लेकिन इस राहुल गांधी की ये मजबूती दिल्ली चुनाव में अभी काम नहीं करेगी। भाइयों, कैसा एनालिसिस कर रहे हो? जब किसी को लगेगा कि टिल्ली पहलवान, और मान लीजिए आपके मोहल्ले का कोई बहुत बड़ा गुंडा है, उस गुंडे से आप त्रस्त हो, परेशान हो, वो कब हमको फोड़ के चला जाए पता नहीं। अब एक टिल्ली पहलवान जो है वो ये कहे कि इसका तो मैं दांत तोड़ दूंगा, और कहे चलो मेरे साथ, मैं आज दांत तोड़ता हूं, जाओगे क्या? आप नहीं जाओगे। आप कहोगे उस बाहुबली का कम से कम कोई मुंह तो तोड़ सके। तो कांग्रेस पार्टी की जिस तरह से अचानक इतने समय से कोई काम नहीं किया, कोई तैयारी नहीं, यही सारे नेता संदीप दीक्षित वीक्षित सब घरों में बैठे हुए थे, वो लगातार अब आ जाएंगे तो माहौल बदल लेंगे क्या? ये टिल्ली पहलवान ये भरोसा दिला देंगे कि दादाजी का ये मुंह तोड़ देंगे, चले इनके साथ? नहीं। तो ये भरोसा बीजेपी का मुंह तोड़ने वाला कौन दिला रहा है आज? केजरीवाल ही दिला रहा है। दलित, पिछड़े सब लोग। इसके अलावा केजरीवाल की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अभी चुनाव में डिस्कस भी नहीं हो रहा है। फ्रीवीज की तो बात हो रही है, मैंने भी आपको बताया कैसे 10 से 12 हज़ार रुपये महीने का मामला है। जाते हो डॉक्टर को दिखाने ना, जब भी कोई दिल्ली वाला जाता है और अगर वो मोहल्ला क्लिनिक नहीं गया और फीस निकाल के 1000 रुपये देता है, तब उसको समझ में आता है कि केजरीवाल का मतलब क्या है। 9000 रुपये के आसपास महीने के मिनिमम वेजेस हैं। कहाँ पे? इस यूपी में, हरियाणा में मिनिमम वेजेस। और जो ज़्यादातर कर्मचारी हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ये जो हेल्पर्स हैं, जो सरकारी अस्पतालों वगैरह में काम करते हैं, वो लोग मिनिमम वेजेस पे ही रखे जाते हैं। और सीमा पार करके दिल्ली में ये केजरीवाल का ये अप्रिसिएशन है। इस चुनाव के टाइम पे भी मुझे इस पर तारीफ करने में कोई शर्म नहीं आ रही है। 23,000 रुपये, यानी एक कदम इधर रखो तो 9,000 रुपये न्यूनतम वेतन, इधर कदम रखो तो 23,000 रुपये न्यूनतम वेतन। जिस आदमी को ये न्यूनतम वेतन 23,000 का मिल रहा है, वो आदमी ये तो पूछेगा ना कि भैया मोदी जी, आप हमको कह रहे हो कि आप हमको 500 रुपये का सिलेंडर दे दोगे, तो आप कह रहे हो, आपने ये तो पहले भी कहा, मध्य प्रदेश में कहा, राजस्थान में कहा, कर्नाटक में कहा, छत्तीसगढ़ में कहा, झारखंड में भी कहा कि हम आपको गैस सस्ती देंगे और सिलेंडर 500 रुपये का देंगे, साल में 2 सिलेंडर आपको फ्री देंगे होली और दिवाली पे, ये भी आपने कहा। लेकिन दिया क्या? और यहां मुझे मेरे महीने को जब वेतन मिलता है तो मेरे को ये अनस्किल्ड वर्कर के लिए है 23,000 रुपये, तो मेरे खाते में 23,000 रुपये आ रहे हैं। मैं किसको वोट दूंगा? उस 23,000 में से मेरी बीवी
अगर किसी फैक्ट्री में काम करने जाती है, किसी दूसरी बस्ती में कोई और छोटा मोटा काम करने जाती है, गरीब आदमी की इज्जत का भी सवाल होता है। आज मेरे घर में खाने को नहीं है, मैं किसी दफ्तर में अकाउंटेंट का काम करता हूँ, मेरी तनख्वाह 20, 25, 30 हज़ार रुपये है, और मेरी पत्नी अगर घर चलाने में हाथ बटाना चाहती है और वो कहीं किसी फैक्ट्री में जाके तीलियाँ माचिस में भरने का काम करती है, छोटा मोटा काम करती है, तो उस बेचारी को घर के आसपास काम करने में शर्म आती है। वो घर से दूर जाती है, जा रही है माचिस में तीलियाँ भरने, और हो सकता है कि वो कह रही हो कि मैं हेड क्लर्क हूँ, मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ, वगैरह वगैरह। और जब वो जाती है तो वो फ्री के बस में जा रही है भाई। तो एक तो इतने पैसे, वेतन अधिक, उसके फ्री के बस में जा रही है। बिजली के बिल का टेंशन नहीं है, पानी के बिल का टेंशन नहीं है, बच्चे पढ़ाने का टेंशन नहीं है, और बीमार हो जाओ तो इलाज का टेंशन नहीं है। ये मेरे ख्याल से आदर्श राम राज्य व्यवस्था है। तो इसका मुकाबला करने के लिए अचानक रातों रात मोदी जी 4 डायलॉग बोल दें, एक घोषणा पत्र नड्डा जी जारी कर दें, राहुल गांधी भाषण देने के लिए आ जाएं, तो क्या माहौल बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। तो ये जो सिचुएशन है, इसके अंदर वो दोनों, वो तीनों, वो चौथे खुराना जी का बेटा भी, ये सब अपनी दुर्गति को और दुर्गति में नहीं बदलना चाहेंगे। ये चाहेंगे कि भैया मैं यहाँ का कलेक्टर था, मुझे चपरासी की भर्ती परीक्षा में बिठाया जा रहा है, भगवान करे मैं फेल हो जाऊं, क्योंकि मैं रोज़ दफ्तर जाऊंगा तो बेइज्जती होगी। मैं दिल्ली की विधानसभा में क्या तो बोलूँगा और क्या भाषण दूंगा, सरकार इनकी होगी। ये भी नहीं कि दिल्ली का मंत्री बन जाऊं, विकलांग सा होता है दिल्ली का मंत्री, उसके पास कोई पावर नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में इस समय जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा तबका ऐसा है जो ये मान के चल रहा है कि भैया चुनाव ही हार जाओ तो अच्छा है। आप सोचो, लाल बत्ती, नई दिल्ली में बंगला, जलवे ही जलवे, जो आदमी संसद में जा रहा है दूर, जिसको कभी कभी स्टार कैंपेनर है, कभी इस राज्य में जा रहा है कैंपेन करने, कभी उसमें जा रहा है, तो वो लोग ये क्यों करेंगे? और कभी कभी तो लगता है दिल की केंद्रीय नेतृत्व भी भारतीय जनता पार्टी का एक अरविंद केजरीवाल का राज तिलक तैयार करने को तैयार बैठा। हो सकता है उसको गुजरात में जीत के पीछे केजरीवाल की भूमिका दिखती हो सकता है उसको लगता हो कि केजरीवाल ने यहाँ मदद की, वहाँ मदद की, क्योंकि उनका राष्ट्रीय प्रवक्ता झा वन और झा डैश 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 करके टिप्पणी करता है। तो पूरी जो झा कम्युनिटी है उसको तो आपने गाली दे दी, और उस दिल्ली में जिसमें पूर्वांचल का वोटर बहुत डिसिसिव फैक्टर है, और पहले ही उस दिल्ली में आपसे ज़्यादा पूर्वांचल के लोगों को, यानी बिहार, ईस्टर्न यूपी वालों को, पूर्वांचल का मतलब वही है, आम आदमी पार्टी ने वोट दिए हुए हैं। तो ये जो पूरी तस्वीर है, ये पूरी फिजा है, इसमें तो कहीं से किसी चीज़ से तो लगे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ठीक से हिंदू मुसलमान भी नहीं कर रही कि हम ये मान रहे हो कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान कर देगी बीजेपी, वोट डिवाइड कर लेगी, वो भी नहीं कर रही है। सीलमपुर में जाके राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उस पर कम्युनल गेम नहीं खेलती है। और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के नेताओं से लेकर केंद्रीय नेता तक हर आदमी की जो भूमिका है, जो वो कर रहे हैं, वो हारने वाले काम कर रहे हैं। आप मुझे बता दो किसी आदमी ने कुछ किया, और बताओ एक हारने वाला काम हुआ है। आप दिल्ली के किसी भी इलाके में चले जाइए, मैं आज गया था ये आपका निर्माण विहार में, तो सड़क के अंदर गड्ढे खुदे हुए हैं, सारी सड़कें खोद के डाल दी अधिकारियों ने, समय पे काम ही पूरा नहीं किया कि चुनाव के टाइम पे जनता खुद ही सड़कें देखकर गुस्से में आए और केजरीवाल को वोट दे दे। तो आप कहेंगे गुस्से में तो केजरीवाल पे आ सकती है क्योंकि केजरीवाल का काम है, वो केजरीवाल वहाँ कंस्ट्रक्शन करा रहा है। नहीं 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 नहीं, वहाँ पर बीजेपी नेताओं ने वोट लगा दिए हैं कि इस टूटी फूटी सड़क जो भी है उसके बगल में वोट लगा हुआ है कि वो एक शर्मा जी हैं जिन्होंने कन्हैया कुमार को पीटा था, और इनका नाम मैं आज इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि मैं शायद उनका नाम इस वजह से लेना नहीं चाहता हूँ कि उन्होंने ये काम किया था, सड़क पे पीटा था पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर, कन्हैया कुमार को या पत्रकारों को जो भी है, उनका नाम लगा हुआ है। अरुण जेटली के बड़े पक्के दोस्त है वो, कि ये इनके द्वारा कराया जा रहा है। तो भैया एक बात बताओ, जिस शहर में चुनाव हो रहा है उस शहर में सारी सड़कें कोर्ट के डाल दिए हैं, चलना निकलना घर से मुश्किल है, लोग परेशान हैं, बारिश हो जा रही ऊपर से, पानी पी पी के लोग गाली दे रहे हैं।
तो कोई काम कहीं तो दिखे। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी भी चाहती है केजरीवाल जीत जाए, केजरीवाल बन जाए। और बीजेपी चाहे ना चाहे, कम से कम ये तिरस्कृत जो नेता हैं, जिनकी घनघोर बेइज्जती हुई है, वो तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनको दिल्ली का ये जो पार्षद है उसके पास भी ज्यादा पावर है। कि यहां तो सारी पावर एक आदमी के पास है जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है, वो है एलजी। केजरीवाल का कोई भी काम कराना उसके लिए महासंघर्ष है, उसके बावजूद उसने इतना करा लिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो सिचुएशन ये लग रही है कि ये जो हो रहा है, केजरीवाल पे पत्थर फेंक दो, ये कर दो, कहीं वो कर दो, कहीं सोने की चेन बांटते हुए पकड़े जाओ, कहीं जूते बांटते हुए पकड़े जाओ, कहीं नोट बांटते हुए पकड़े जाओ, कहीं गाली गलौज करो, कहीं गंदी भाषा का इस्तेमाल करो। ये सब एक ही चुनाव में इतने सारे लोग, इतने लीडर, भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने बेवकूफ तो नहीं है, इतने कच्चे खिलाड़ी तो नहीं है। रोज रोज ये सब हरकतें करके आपको नहीं लगता कि वो बार बार कह रहे हैं कि केजरीवाल को वोट दो, केजरीवाल को वोट दो? तो जो सिचुएशन दिख रही है मुझे, वो ये लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता या खुद पार्टी का अंदर ही अंदर एक दिमाग में चल रहा है कि दिल्ली में केजरीवाल को बना दो। पावर तो वैसे भी नहीं है, दिल्ली में सरकार बना के क्या कर लेगा, लेकिन हमने मुकदमे डाल दिए, ईडी भी इसी दौरान आप सोचो, ईडी ने फाइल खोल दी, मुकदमे डाल दिए। तो ये इस सबसे भी तो एक सिंपैथी आती है ना कि यार बड़ी मुश्किल से जेल से भाई आया था और एक्सीडेंट के टाइम में फिर जेल में डालने का इंतजाम कर दिया, ऐसा क्या गुनाह किया? और वो केजरीवाल जो 4 महीने से लगातार सफाई दे रहा है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, उसके खिलाफ तुम इलेक्शन के बीच में ईडी डालोगे। तो ये इतनी चीजें हैं ना, आधी तो मुझे याद ही नहीं आ रही हैं, जो लगातार ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आधा अधूरा कमजोर सा राज्य अगर केजरीवाल ले रहा है तो ले लेने दो। इसके बदले में कल के दिन केजरीवाल को बोलेंगे, देख भाई तेरी सरकार बनाई थी, अब तू गुजरात में जरा भी कांग्रेस के वोट काटने आ जाइयो, अब फला जगह तू मेरे वोट काटने आ जाइयो। और ये कांग्रेस इस बात को समझती है, इसलिए जो कांग्रेस भयंकर हार्ड हिटिंग थी केजरीवाल के ऊपर, उसने हल्का हाथ रख दिया है। केजरीवाल देश विरोधी है, ये ट्वीट करके अजय माकन ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया था, बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वापस ले ली कांग्रेस पार्टी ने। उसको भी लगता है कि केजरीवाल को हम दिल्ली में तो हरा लेंगे, लेकिन बाकी जगहों पे ये हमको हराने लगेगा। तो जो सिचुएशन है वो ये है कि दूसरी पार्टियों का कहीं तो कोई एफर्ट दिखे कि वो केजरीवाल को हराना चाहती हैं। कुछ एक आध चीज़ होती है, कुछ करने लगते हैं, तो दूसरे दिन फिर वो ये मटका सिर पे रखा, एक आदमी 2 कदम चला और फोड़ दिया उसको। ये हो रहा है। इस चुनाव में कैसे जीतेंगे, 5 फरवरी के मतदान में कैसे बीजेपी जाएगी, ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा। और लोग, जब मुझे ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा, मीडिया पे लोग विश्लेषण कर रहे हैं, टक्कर कड़ी हो गई है, कौन जीतेगा, अब तो केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अरे कहाँ बढ़ी भैया, किस चीज़ से बढ़ी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और वैसे भी दिल्ली में मजदूर, किसान, डेली वेजेस वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के चक्कर में नहीं आते हैं। नमस्कार, जय हिंद।